प्रातःकाल की मधुर वेला के साथ मैं पुनीत राठौर आपके साथ फिर प्रस्तुत हुआ हूँ ज्योमेट्री की चौथी क्लास लेकर। चलिए प्यारे मित्रों नमस्कार। और कल जो क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए मैं दूसरा पार्ट ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट में सम्मिलित कर दिया गया था, वो भी 11 मिनट का था। ठीक है। और कल एक बाबू का फ़ोन आया, कमेंट आया था कि सर लंब अर्धक पेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक थोड़ा दोबारा से बता दीजिएगा। तो देखिएगा दोबारा से हम बता देते हैं। और उसने डेफिनेशन कुछ पूछी थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, शायद ऋषि नाम है। आइए तो देखिएगा आइए, लंब समद्विभाजक या इसे ही बोलते हैं लंब अर्धक। मैंने कल बताया था आपको लंब अर्धक को ही लंब समद्विभाजक बोला जाता है। ठीक है। जो कि 90 डिग्री पर ही तो काटता है, जो 90 डिग्री पर काटता है और दो बराबर भागों में सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है। जैसे ये सामने वाली भुजा है और इस पर अगर हम लंब डालें, तो ये 90-90 तो बटेगा ही बटेगा, एंगल 90-90 तो बनेगा ही बनेगा, और साथ साथ ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हो जाएंगी, तो इसे बोलते हैं लंब समद्विभाजक। मतलब लंब जब दो समान भागों में विभाजित कर दे। ठीक है। आइएगा, इसका कुछ और फैक्ट थे। ठीक है, इसके कुछ और फैक्ट थे जो वो देख लीजिएगा। देखिए इस प्रकार से मैंने एक फिगर ड्रॉ किया था। अगर एक तल पर कोई रेखा लंब कट रही है, लंब है, ठीक है, लंब है, तो लंब रेखा पर अगर कोई बिंदु स्थापित कर दिए जाए और ये 90-90 डिग्री कटेगा ही कटेगा। ये तो आप समझ गए होंगे, भली भांति से परिचित हो गए होंगे कि जब समान भुजा पर, सामने वाली भुजा पर कोई लंब डालता है और समद्विभाजक करता है तो 90-90 पर कटेगा और दो बराबर भागों में भी बटेगा। ठीक है, दो बराबर भागों में बटेगा। तो देखिएगा जब दो बराबर भागों में बट गया तो फिर क्या है कि लंब रेखा पर अगर कोई बिंदु, दो या दो से जितने बिंदु हों, ठीक है, तो वो अंत बिंदु से समदूरस्थ होंगे, मतलब समान दूरी पर होंगे। ठीक है। तो परिभाषा क्या लिखी जाएगी, देखिए कि समझ लीजिएगा। अगर कोई लंब रेखा है और लंब रेखा पर कोई बिंदु स्थापित कर दें, अगर यहाँ P कर दें, यहाँ पर Q कर दें, अगर यहाँ P कर दें, यहाँ पर Q कर दें, या यहाँ पर S कर दें, R कर दें, तो देखिएगा 3 बिंदु स्थापित कर दिए मैंने। ठीक है। तो ये बिंदु हमेशा और हमेशा अंत बिंदु से समान दूरी पर होंगे। अंत बिंदु कौन सा होगा, ये वाला, सामने वाली भुजा के अंत बिंदु से समदूरस्थ होंगे। ठीक है। इक्वल डिस्टेंस में होंगे, समदूरस्थ होंगे, इक्वल डिस्टेंस में होंगे। मतलब ये देखो अंत बिंदु है कि नहीं, मतलब ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं और ये O मान लेते हैं। देखिएगा ये, और इसके बाद अगर हम इसको, ये भी तो अंत बिंदु इसका हुआ, तो इसको हम मिलाएंगे इस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार से मिला दीजिएगा। अगर इसको इस प्रकार से मिला देंगे, इसको इस प्रकार से, और इसको भी इस प्रकार से मिला देंगे, देखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से मिला दीजिएगा। ये मिलाया तो हमने बताया था ये भुजा बराबर ये भुजा। हमने यहाँ पर 3 बिंदु नहीं बताए थे कल, लेकिन आज 3 बिंदु बताए। इसमें भ्रमित नहीं होना है। 3 हो चाहे 4 हो चाहे 10 हो, ठीक है, 3 हो चाहे 4 हो चाहे 10 हो, कोई भी बिंदु हो, कितने भी हो, बस हमेशा और हमेशा ध्यान दीजिएगा, लंब रेखा पर अगर कोई बिंदु स्थापित हैं तो वो सामने वाली भुजा के अंत बिंदु से समदूरस्थ होंगे। ठीक है, यही परिभाषा है इसकी, आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। जब लंब रेखा पर 2 या 2 से अधिक बिंदु स्थापित हों, तब सामने वाली भुजा के अंत बिंदु पर, समदूरस्थ होंगे। ठीक है, तब सामने वाली भुजा के अंत बिंदु पर समदूरस्थ होंगे। ठीक है। तो देखिए लंब रेखा पर PQR, लंब रेखा सामने दिख रहा होगा आपको, फेस टू फेस, मैं एक तरफ हो जाता हूँ, साइड में जाता हूँ, देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लंब रेखा पर PQR 3 बिंदु स्थापित हैं और तीनों बिंदु सामने वाली भुजा के अंत बिंदु AB से समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पर हैं। तो कह सकते हैं AP बराबर PB, AQ बराबर QB, सीधे सीधे बोलेंगे आप, AQ बराबर QB, AR बराबर
बी आर कह सकते हैं या आर बी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिएगा। और ए ओ बराबर ओ बी भी होगा, ए ओ बराबर ओ बी भी होगा। क्यों? क्योंकि समद्विभाजक हैं। ठीक है, समद्विभाजक है। बात समझ में आ रही है? लंब की बात नहीं हुई है। मैंने एक बार और बताया था कल कि लंब अगर है तो वो बराबर दो भागों में नहीं बटेगा, मात्र समकोण का ही निर्माण करेगा। और लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक में समकोण का भी निर्माण करेगा और समान दो भागों में ही बांटेगा। ठीक है, लंब अर्धक में या लंब समद्विभाजक में समकोण का भी निर्माण करेगा और समान दो भागों में बटेगा। कौन? सामने वाली भुजा। ठीक है, आइएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी, आपने डेफिनेशन भी लिख ली होगी। तो लिख लीजिएगा एपी ये वाली भुजा एपी बराबर पीबी, एपी बराबर पीबी। इसके बाद ए क्यू बराबर होता है क्यूबी, ए क्यू बराबर क्यूबी। ए आर लिख लीजिएगा, ए आर बराबर आर बी या कह सकते हैं बी आर, कुछ भी कह लीजिएगा। ये बराबर ये वाली भुजा, ये बराबर ये वाली। बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए, बात समझ में आई कि नहीं आई बता दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और ए ओ बराबर ओ बी, ये तो आप समझ गए ही होंगे, कल ही मैंने बता दिया था। ये एक बच्चे को आया नहीं था, बोले सर दोबारा इसका डेफिनेशन बता दीजिएगा, तो मैंने रिपीट कर दिया, कल का है ये। ठीक है, रिपीट कर दिया, कल का है ये। तो इसके बाद कोण अर्धक आया था। ठीक है, इसके बाद कोण अर्धक आया था, वो भी देख लीजिएगा। कोण लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, आइएगा, देखिएगा कोण अर्धक क्या है। ठीक है, कोण अर्धक की बात करें तो देखिए कोण अर्धक क्या है। तो जब कोई कोण को एक रेखा समद्विभाजित करे, ठीक है, या अर्धक काटे या आधा काटे, जब किसी कोण को कोई रेखा आधा काटे या समद्विभाजित करे तो वो कोण क्या कहलाता है? तो वह रेखा कोण अर्धक रेखा कहलाती है। जब किसी कोण को कोई रेखा अर्धक काटे या समद्विभाजक काटे तो वह रेखा कोण अर्धक रेखा कहलाती है। तो वह रेखा कोण अर्धक रेखा कहलाती है। देखिएगा फिगर में आपको स्पष्ट रूप से दिखा देता हूं। ये ए है, ये ओ है और ये बी है। कोण ए ओ बी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। कोण ए ओ बी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। आप देखिएगा, जब कोण ए ओ बी स्पष्ट रूप से दिख रहा है और इसको कोई एक रेखा काट रही है। ठीक है, इसको कोई एक रेखा काट रही है। काटने का मतलब क्या है? काटने का मतलब ये है कि ये दो बराबर भागों में बटेगा। ये अगर x है, अगर ये x है तो ये भी बाबू आपका x अंश ही होना होगा। ठीक है, ये भी आपका x अंश भी होना होगा, इसे भी होना होगा। क्यों? क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांट रहा है ना ये रेखा। तो यहां पर लिख लेते हैं OC। OC क्या है? OC एक कोण अर्धक रेखा है। क्या है? कोण अर्धक रेखा है। बात समझ में आ रही? क्लियर हो रहा होगा। तो जब किसी कोण को कोई एक रेखा समद्विभाजित करे या अर्धक काटे तो वह रेखा कोण अर्धक रेखा कहलाती है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। बात समझ में आ रही होगी। तो देखिएगा, ठीक है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये वाली भुजा OC भुजा एक कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, OC भुजा। तो OC क्या कहेंगे आप? कोण अर्धक रेखा कहेंगे। ठीक है, आइएगा, इसके बाद मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था, देख लीजिएगा। ठीक है, आइए, ठीक है, इसका नोट है, देखिएगा। कोण अर्धक का एक नोट अगला है। अगर कोई कोण है AOB और OC एक रेखा काट रही है, तो ध्यान दीजिएगा, OC एक रेखा काट रही है। अगर हम कोण अर्धक रेखा पर कोई ही बिंदु स्थापित कर दें, ठीक है, अगर हम कोण अर्धक रेखा पर कोई बिंदु स्थापित कर दें तो वो दोनों भुजाओं के समदूरस्थ भी होगा। ठीक है, तो वो भुजा यानी कोण अर्धक रेखा दोनों भुजाओं के समदूरस्थ भी होगी। ठीक है, देखिएगा, अगर यहां पर ये कोण अर्धक रेखा है OC एक कोण अर्धक रेखा है। इस कोण को AOB को OC रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर हम OC पर कोई बिंदु स्थापित कर दें, 1 चाहे 2 चाहे 4 चाहे 8 चाहे 12,
ध्यान दीजिए यहाँ पर बिंदुओं कोई मतलब नहीं है, कुछ कोई कहीं भी बिंदु, सॉरी कितने भी बिंदु स्थापित कर दें हम। आइए तो देखिएगा यहाँ पर अगर बिंदु P ले लेते हैं और यहाँ पर बिंदु Q ले लेते हैं, तो अगर हम इस अर्धक से कोई बिंदु की दूरी सामने वाली भुजा के इस प्रकार से हम डालें और इसको इस प्रकार से मिला दें, ये फिगर अभी स्पष्ट रूप से बना नहीं है सही बाबू, ये मत सोचिएगा कि सर ये बड़ी है ये छोटी है, ठीक है, ये बड़ी है ये छोटी है, बस मेरे वर्डों पर ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कंप्यूटर वाला राइटिंग नहीं लिखता कि बहुत सही से स्पष्ट रूप से दिख जाए आपको, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई अर्धक रेखा पर कोई बिंदु स्थापित कर दिए जाए तो सामने वाली भुजा के समदूरस्थ होंगे, मतलब समान दूरी पर होंगे। तो देखिएगा अगर हम इसको यूं मिला दें तो और इसको ऐसे मिला दें तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। आइए दिखा देते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ लिख दें, क्या यहाँ पर लिख देते हैं A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पर D, ये स्मॉल में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो लिखेंगे PA बराबर QB, ठीक है, और PC बराबर, सॉरी माफ करिएगा PA बराबर PC, PA ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और QB बराबर क्या होगा, QD के। ये है आपका फिगर, ये है आपका पूरा निकल के आया निष्कर्ष। क्या अगर कोई रेखा, अगर कोई किसी कोण को कोई अर्धक रेखा समान दो भागों में बांटती है, अगर किसी कोण को कोई रेखा समद्विभाजक अर्धक कोण में काटती है, समद्विभाजक काटती है, तो अर्धक कोण पर या अर्धक रेखा पर बिंदु सामने वाली भुजा के समदूरस्थ होंगे, सामने वाली दोनों भुजाओं के समदूरस्थ होंगे। ये है आपकी परिभाषा, ठीक है, ये भी आपकी परिभाषा है। देखिएगा अगर कोई अर्धक सामने वाली भुजा पर दूरस्थ होंगे, मतलब समदूरस्थ होंगे, ये वाली भुजा अर्धक पर कोई बिंदु स्थापित कर दें तो सामने वाली भुजा के बराबर होंगे, सामने वाली भुजा के दोनों रेखा कैसे होंगी, बराबर होंगी। ये नहीं बोलेंगे कि ये वाली AP बराबर QB, ये नहीं बराबर होगा बाबू, ये बराबर होगा AP बराबर PC। बात समझ में आ रही है? स्पष्ट रूप से फिगर में दिख रहा होगा, आप परिभाषा भी लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए चलिए इसके बाद देखिएगा आगे तिर्यक रेखा। आइए दिखाते हैं आपको तिर्यक रेखा का क्या है। तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा को इंग्लिश में लिखते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा होती क्या है, जब दो रेखाओं को एक रेखा, देखिएगा परिभाषा में क्या बोलना चाहता हूं, जब कोई रेखा दो रेखाओं को भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, जब कोई रेखा दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो वह रेखा प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है, वह रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक है, वह रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। देखिएगा फिगर क्या है आपका, दो रेखाएं हैं, इस प्रकार से दो रेखा बना दी मैंने, और दो रेखाओं को अगर कोई एक रेखा भिन्न भिन्न स्थानों पर काट रही है, यहां पर काटा और यहां पर भी काटा, यहां पर काटा और यहां पर भी काटा, तो आप समझ गए होंगे कि दो रेखाओं को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, अगर हम इस तिर्यक रेखा का नाम लिख लें A और यहां पर B, अगर हम तिर्यक रेखा का नाम लिख लें यहां पर A यहां पर B, तो आप स्पष्ट रूप समझ गए होंगे कि यहां बिंदु पर काटा और यहां बिंदु पर काटा। जरा देखिए इसकी लंबाई क्या समान है, तो बताइए हुआ भिन्न भिन्न स्थान, ठीक है, हुआ भिन्न भिन्न बिंदु, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर दो रेखाओं को अगर एक रेखा काटती है तो वो रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो आइए इसके तिर्यक रेखा से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं आपको। तिर्यक रेखा से 8 कोणों का निर्माण होता है। अब आठों कोण मैं बताऊंगा जो कि 4 प्रकार के कोण बनते हैं, ठीक है, आठों कोण बताऊंगा जो 4 प्रकार के बनते हैं। तिर्यक रेखा से 8 कोणों का निर्माण होता है, ठीक है, एक तिर्यक रेखा से 8 कोणों का निर्माण होता है। देखिए कैसे, आइए अगर एक कोण ये हुआ तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, बता दीजिएगा। दिख रहे होंगे आपको आठों की आठों कोण, ठीक है। तो यहां पर पहला कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन गए, और आठों कोण अभी बताता हूं मैं कैसे बनते हैं। तो सबसे
सबसे पहले कोण पहला क्या है? अगर हम पहले कोण की बात करें तो क्या कहेंगे आप? अंतः कोण। देखिएगा अंतः कोण कैसे बनेंगे, आइए आइए लिखिएगा अंतः कोण। अंतः कोण पहला है अंतः कोण। इंटीरियर एंगल, आप इंग्लिश वर्जन लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। अंतः कोण, तो देखिए अंतः कोण कौन कौन से हैं, ध्यान से बनना। अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर वाला कोण। तो बताइए ये दो भुजाएं हैं और दोनों भुजा के अंदर कौन है? ये दो भुजाएं हैं और दोनों भुजाओं के अंदर कौन कितने कोण बन रहे हैं? तो आप कहेंगे सर कि ये दो भुजाएं हैं और दोनों भुजाओं के अंदर कोण बन रहे हैं 3 4 5 6। बताइए 3 4 और 5 और 6। तो लिखेंगे अंतः कोण कौन से हैं? 3 4 5 और 6। ये हो गए बाबू अंतः कोण इंटीरियर एंगल। ये हो गए आपके अंतः कोण इंटीरियर एंगल। आपके दो भुजाओं के अंदर बना कोण क्या कहलाता है? अंतः कोण कहलाता है। ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अगर दो भुजाएं हैं, दो भुजाओं की एक रेखा काटती है तो भुजाओं के अंदर बने कोण अंतः कोण कहलाते हैं। आइए बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल क्या कहलाते हैं? देखिएगा अभी हमने अंतः कोण की बात की तो अंदर बता दिए, भुजाओं के अंदर बता दिए। अब अगर हम बाह्य कोण की बात करें तो भुजाओं के बाहर बताएंगे, क्योंकि बाह्य कोण से मतलब हुआ, इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि बाह्य कोण मतलब बाहर कोण। तो भुजाओं के बाहर कोण कौन से दिख रहे होंगे? देखिएगा ये तो अंदर कोण बन गया, तो क्या कहलाएंगे? ये अंतः कोण कहलाएंगे। ये बाहर दिख रहा बन रहा होगा, भुजाओं का बाहर और भुजाओं के बाहर। ये भुजा के बाहर है, ये भुजा के बाहर है, तो बोलेंगे 1 2 7 और 8। 7 और 8, 1 2 7 और 8, ये चारों के चारों कोण भुजाओं के बाहर बन रहे हैं तो बाह्य कोण कहलाते हैं। अगर भुजाओं के अंदर बना दें तो अंतः कोण कहलाते हैं, अगर बाहर बना दें तो बाहर कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। आइएगा इसके बाद चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट देख लीजिएगा, संगत कोण। आइए संगत कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण मतलब संगत कोण कहलाते हैं जैसे अगर एक रेखा के ऊपर बने कोण हैं, यस कह सकते हैं आप, एक रेखा के बाहर कोण बना है, दूसरा ही बाहर बनना ही चाहिए, ठीक है। एक रेखा के ऊपर अगर कोण बना है तो दूसरी रेखा के ऊपर बना कोण ही संगत कोण कहलाता है, ठीक है। अगर पहली रेखा के ऊपर कोण बना है, बाहर कोण बना है, दूसरी रेखा के ऊपर भी कोण बनना ही चाहिए, वही संगत कोण कहलाता है। अगर एक रेखा के नीचे कोण बना है और दूसरे रेखा के नीचे कोण बना है तो वो भी कोण संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। वो भी कोण कैसे कहलाते हैं? संगत कोण। देखिए दिखाते हैं, लिखिएगा संगत कोण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिएगा हमने क्या बताया है कि अगर एक रेखा है और एक रेखा के बाहर अगर कोण बन रहा है तो दूसरी रेखा के बाहर भी कोण बनना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं, अगर एक रेखा के ऊपर कोण बन रहा है तो दूसरी रेखा के ऊपर भी कोण बनना चाहिए। अगर एक रेखा के नीचे कोण बन रहा है तो दूसरी रेखा के नीचे कोण बनना चाहिए, वही तो संगत कोण कहलाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। बताइए तो देखिए कैसे। आइए ये भुजा है, ये रेखा है आपकी, इस रेखा के ऊपर कोण क्या बन रहा है? 1। देखिएगा ये बन रहा 1 और इसके संगत कौन सा कोण बन रहा है? ये नहीं बाबू, गलत बात हो जाएगी, ये तो बाह्य कोण हो गया, ये बताया मैंने। तो देखिएगा एक रेखा के ऊपर कोण बन रहा है, ये वाला देखिए 1, और दूसरी रेखा के ऊपर दिशा समान होनी चाहिए, ये भी तो बन रहा है दूसरी रेखा के, ये भी तो बन रहा है दूसरी रेखा के ऊपर। गलत बात है, लेकिन दिशा भी आप ध्यान दीजिएगा। इस तरफ अगर एक रेखा के ऊपर है तो इस तरफ भी एक रेखा के ऊपर होना चाहिए। इस तरफ अगर एक रेखा नीचे कोण बन रहा है तो इस तरफ भी एक रेखा के नीचे कोण बनना चाहिए, तो वही तो संगत कोण कहलाते हैं। आइए तो देखिए एक रेखा के ऊपर 1 बना तो दूसरी रेखा के ऊपर भी 1 बना, मतलब 5। 1 और 5 2 मिल गए संगत कोण, ठीक है। 1 और 5 2 संगत कोण मिल गए, बात समझ में आ रही है? 1 और 5 2 संगत कोण मिल गए, आपको स्पष्ट रूप दिख रहा होगा। एक रेखा के एक तरफ मतलब एक ही दिशा में ऊपर कोण बन रहे हैं तो संगत कोण कहलाते हैं। दूसरी रेखा के एक ही दिशा में नीचे कोण बने, 2 रेखाओं के एक ही दिशा में नीचे कोण बने तो वो भी संगत कोण कहलाते हैं। तो देखिएगा
तो देखिएगा 2 और 6 ये भी तो संगत कोण है। 4 और 8 ये भी तो संगत कोण है। 3 और 7 ये भी तो संगत कोण है। बताइएगा, ये सारे के सारे कोण संगत कोण है। देखिए हम लिख देते हैं, आइए तो लिखिएगा 1 5 1,5, फिर लिखिएगा 2 6 2,6, फिर लिखिएगा 3 7 3 और 7 लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखिए 4 और 8, तो 4 और 8 लिख दिए। ये सारे के सारे कोण बाबू संगत कोण कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं आती है, अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो उस पॉइंट पे गहराई से मत सोचिएगा, छोड़ दीजिएगा और हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम कमेंट सबके पढ़ते हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आज कल बाबू ने बताया था कि सर ये अर्थक नहीं समझ में आया, दोबारा बता दी। मैंने दोबारा रिपीट भी कर दिया है, लिखवाया भी है, परिभाषित भी किया है। तो देखिएगा, वही मैंने बताया है कि संगत कोण क्या है। तो दिख रहा होगा, एक ही भुजा के एक ही ओर ऊपर बने कोण, एक रेखा के एक ही दिशा में ऊपर बना कोण संगत कोण कहलाता है। नीचे बने कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। ये दिख रहा होगा, ठीक है। आइए चौथा पॉइंट अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इस इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अंतः एकांतर कोण क्या है? देखिएगा, इस फिगर में दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, मैं दिखा देता हूं अभी, ठीक है। अंतः एकांतर कोण क्या है? तो अंतः एकांतर कोण की अगर हम बात करें, तो देखिएगा अंतः एकांतर कोण होते क्या है। अगर एकांतर देखना है तो एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में, एक ही भुजा के या दो भुजाओं के विपरीत दिशा में देख लीजिएगा। तो देखिए अब अभी हमने बाह्य कोण बताए थे, अंतः कोण बताए थे। तो अंतः कोण समझ में आ गया होगा। सम्मुख कोण ही तो एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन सम्मुख कोण हम गलत बोल गए, सॉरी। सम्मुख कोण तो वो कहलाते हैं जब एक ही रेखा के आमने सामने बने। तो यहाँ दो रेखाओं के आमने सामने बनेंगे तो वही कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए दिखाते हैं, अगर ये रेखा है और ये भी रेखा है तो हमें देखना है अंतः एकांतर कोण। तो ये देखिए एक कोण ये है अंतः मतलब सॉरी अंदर बनना चाहिए। तो देखिएगा अंतः एकांतर कौन से कोण होंगे? ये अंदर है, एक रेखा के अंदर ये है, एक रेखा के अंदर ये है, ठीक है। और एक रेखा के अंदर ये है और दूसरी रेखा के अंदर ये है। एक रेखा के अंदर ये है और दूसरी रेखा के अंदर ये, यही तो होगा अंतः कोण। सबसे पहले अंतः कोण तो ढूंढ लीजिएगा आप। तो जब अंतः कोण ढूंढेंगे तो 3 4 5 6 मिलेगा। अंतः कोण ढूंढेंगे तो 3 4 5 6 मिलेगा। और उसके सामने कोण देख लीजिए कौन से हैं, बता दीजिएगा। अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं। सर्वप्रथम अंतः एकांतर कोण क्या कहेंगे? तो कहेंगे सबसे पहले हम अंतः कोण ढूंढेंगे। अंतः कोण की पहचान क्या है? तो देखिएगा 3 4 5 6 ये आपके अंतः कोण बन रहे हैं। अंतः कोण मिल गए, इसके बाद एकांतर कोण, आमने सामने कोण देख लीजिएगा, वही तो एकांतर कोण कहलाते हैं। जब एक तरह रेखा काटती है तो उसके आमने सामने कोण, विपरीत दिशा में कोण बने अंतः कोण कहलाते हैं। देखिएगा यहां दिख रहे होंगे 4 और 6 ये आपका एकांतर कोण है अंतः। 3 और 5 ये भी आपका क्या है? विपरीत दिशा में बन रहा है। तिरक रेखा काट रही है और तिरक रेखा काटती है तो विपरीत दिशा में बना कोण अंतः एकांतर कोण कहलाता है। सॉरी एकांतर कोण कहलाता है। अंतः कोण क्या है? अंदर बना कोण अंतः। अभी यहाँ पे 1 2 7 8 की बात नहीं हुई है, ये तो आपका बाह्य कोण हुआ ना। 1 2 7 8 लिखा हुआ है, बाह्य कोण 1 2 7 8, अंतः कोण 3 4 5 6। तो 3 के सामने 6, 3 की विपरीत दिशा में 6 है और 4 के विपरीत दिशा में 6 है और 3 के विपरीत में 5 है। 4 के विपरीत में 6 और 3 के विपरीत में 5 और अंतः बन रहे हैं तो बोलेंगे अंतः एकांतर कोण। आइए तो लिख देते हैं 3 4, आइए यहां लिख देते हैं 4 6 और क्या होगा 3 और 5। ये आप बाबू आपके हो गए अंतः एकांतर कोण। दिख रहा होगा हमने लिख दिया है 4 6 और 3 5। 4 6 3 5 ये अंतः एकांतर कोण होते हैं। आइए बहुत स्लो मोशन पढ़ा रहा हूं, मुझे पता भी है, ठीक है। आप कमेंट नहीं करना है इस मैटर में। इसके बाद बाह्य एकांतर कोण यानी क्या हुआ? बाह्य एकांतर कोण मतलब होता है बाहर विपरीत दिशा में बना कोण। बाह्य एकांतर मतलब बाहर बना कोण। बाहर की पहचान बताई हमने प्रारंभ में ही बताई थी कि बाहर कौन से हैं?
1 2 7 8, ये पहचान कर लिया अपने बाह्य कोण की। एकांतर विपरीत दिशा में बन गया कौन, वही एकांतर। आइएगा देखिए, तो 1 के विपरीत 7, 2 के विपरीत 8, तो लिखेंगे 1 7 2 और 8। ये हो गया आपका बाह्य एकांतर कोण, एक्सटीरियल अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियल अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? देखिएगा 1 7 2 8, 1 के विपरीत 7, 2 के विपरीत 8, तो देखिए आपको दिख रहा होगा 1 7 2 8, ये आपका क्या है, बाह्य एकांतर कोण है। ठीक है, 4 6 3 5 अंतः एकांतर कोण है। 1 2 7 8 बाह्य कोण है। 3 4 5 6 ये आपका अंतः कोण है। ठीक है, आपको स्पष्ट समझ में आया होगा सारी बातें। 2 6 1 5, 2 6 1 5 और 3 7 4 8, ये आपके संगत कोण है। ठीक है, आइए देखिएगा। चलिए, अगर हम आपसे प्रश्न करें कि दो रेखाओं को एक रेखा काटती है, वो भी भिन्न भिन्न स्थानों पर काटती है, तो वो रेखा त्रिरेखा कहलाती है। ठीक है, और इस पर अगर हम 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से हमने निर्माण कर दिया। अगर हम कहें बाबू आप बताइए 1 और 3 कैसे कोण है, 1 और 3 कैसे कोण है, बताइएगा 1 और 3 कैसे कोण है। ठीक है, 1 और 3 कैसे कोण है, ये आपके शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है ना, ये आपका शीर्ष अभिमुख कोण है, क्योंकि एक ही रेखा पर जब काटती है तो एक ही रेखा पर सामने बना, ठीक सामने बना कोण क्या होता है, शीर्ष अभिमुख कोण कहलाता है। मैंने कल बताया है ये पहचान आपको। ठीक है, अगर मैं पूछूं 2 4, ये भी शीर्ष अभिमुख कोण है। अगर मैं पूछूं 4 6, तो ये अंतः एकांतर कोण है। अगर मैं पूछूं 3 5, ये भी अंतः एकांतर कोण है। अगर मैं पूछूं 1 7, तो क्या है ये 1 7, बताइए, तो ये भी तो शीर्ष अभिमुख कोण है। 1 7, सॉरी माफ करिएगा, 1 7 क्या है, ये 1 7 शीर्ष अभिमुख कोण है। शीर्ष अभिमुख कोण मात्र एक रेखा पर ही बनता है, और 1 7 दो रेखाओं पर बन गया, 1 और 7 दो रेखाओं पर बन गया, तो मतलब कहने का क्या हुआ, तो 1 7 कैसे कोण है, बाह्य एकांतर कोण है। अगर मैं पूछूं 1 5 संगत कोण हुआ। अगर आप स्वयं से प्रश्न करिएगा ना, मैं तो बता रहा हूं, लेकिन आप मेरा मत सुनिए। आप जो एक प्रश्न है, हम आपसे पूछें कि बताइए 2 6, तो आप बताइए क्या होगा 2 6, आप स्वयं बोलिएगा कि सर 2 6 क्या है, संगत कोण है। ठीक है, 2 6 क्या है, संगत कोण है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट रूप समझ में आ गई होगी। आप रिकर्व कर उसको, सॉरी वीडियो को आप पीछे बैक करके चलिएगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, मोबाइल की ज्ञाता है आप लोग। आइए इसके बाद देखिएगा क्या है। इसके बाद समांतर त्रियक रेखा, समांतर त्रियक रेखा। आइए, जब समांतर त्रियक रेखा की बात करें, तो यहां पर अभी त्रियक रेखा पर बात चल रही थी कि जब दो रेखाओं को कोई एक रेखा भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रतिच्छेद करे। ये तो थी त्रियक रेखा की बात, लेकिन ये भी तो एक त्रियक रेखा है। आपको सामने फिगर दिख रहा होगा, ये भी आपकी त्रियक रेखा है। लेकिन प्रश्न ये उठा कि यहाँ भिन्न भिन्न स्थानों पर काटेगा, नहीं। देखिए कैसे, फिगर में दिखा देता हूं, इस प्रकार से बनेगा। आइए, ये बना आपका फिगर, और ये रेखा इस प्रकार से काटेगी, ये रेखा इस प्रकार से काटेगी। अब आप कहेंगे सर त्रियक रेखा तो नहीं है ये, क्योंकि भिन्न भिन्न त्रियक रेखा तो ये होती है। बोलिए, आप बोलेंगे सर ये त्रियक रेखा तो ये होती त्रियक रेखा। तो देखिए, त्रियक रेखा होती तो ये भी तो होती है, ये भी होती है। ये क्यों होती, क्योंकि एक रेखा दो रेखा को दो समान स्थानों पर काटती है, दो बराबर स्थानों पर काटती, तो वो भी त्रियक रेखा कहलाती है। लेकिन वो समांतर रेखाओं की त्रियक रेखा कहलाती है, ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप सारी बातें कंठस्थ करिएगा। ये देखिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है, तो ये इनके बिंदु समान होंगे और समदूरस्थ होंगे, मतलब समान दूरी पर स्थित होंगे। इनको भिन्न भिन्न स्थानों पर नहीं काटेगा। ठीक, समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा भिन्न भिन्न स्थानों पर नहीं काटेगी, तब वो क्या होगा, लंब पर काटेगी। ठीक है, तब वो लंब पर काटेगी। देखिए, अगर हम इसको यहीं ऐसे काट दें, तब ये भिन्न भिन्न स्थान हो गया ना।
एक इस यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, इसकी दूरी देखिएगा अलग अलग है, तो भिन्न भिन्न स्थान हो गया। अगर हम इसको सीधे काट दें तो लंब पर काटेगा, और इसको भी आप तिर्यक रेखा काट बोलेंगे, इसको भी तिर्यक रेखा बोलेंगे, क्योंकि दो रेखाओं को ये काट रही है, ठीक है ना, दो रेखाओं को ये काट रही है। आइए, ठीक है, ये दो रेखाओं काट रही है, बात समझ में आ रही होगी, ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि नहीं आ रही है। चलिएगा, तो देखिए अब दिखाते हैं आपको एक और। यहाँ एक बना, यहाँ दो, यहाँ सॉरी यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पाँच, यहाँ छः, यहाँ सात और यहाँ आठ, ठीक है। ऐसे ऐसे कौन बनेंगे, ऐसे कौन बनेंगे, देखिएगा। यहाँ देखिए पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं आपको, और यहाँ देखिएगा पहला पॉइंट लिख रहे होंगे आप, दिख रहे होगा यहाँ पर। हम कहें अगर ए और यहाँ बी और यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, तो बोलेंगे जो ए बी समांतर है किसके है, सी डी के। जो ए बी समांतर वो किसके है, सी डी के, ठीक है। जो ए बी समांतर वो सी डी के है, तो ये समांतर क्या है, जब रेखा काटेगी तो समान स्थानों पर काटेगी, याद रखिएगा। तो देखिए पहला कोण क्या है, संगत कोणों के युग्म बराबर होंगे। संगत कोणों के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए संगत कोणों के युग्म कैसे बराबर होंगे। संगत कोण कौन कौन से कोण हैं, आप समझ गए होंगे, संगत बोलते ही आप समझ गए होंगे संगत कोण क्या है। 1 5 2 6, 1 5 और 2 6, ठीक है। इसके बाद क्या है, 3 7, 3 7 और 4 8, 4 8, ठीक है। ये आपके संगत कोण है। और ये दोनों कोण संगत कोण, ये चारों के चारों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये चारों की चारों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखिएगा, तो लिखेंगे आप, लिखेंगे कैसे, कोण 1 बराबर कोण 5 की, 1 बराबर 5, या हम ऐसे करते हैं सीधे सीधे, 1 बराबर 5, 2 बराबर 6, 3 बराबर 7, 4 बराबर 8। 1 बराबर 5, 2 बराबर 6, 3 बराबर 7 और 4 बराबर 8, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एकांतर कोणों के, एकांतर कोणों के युग्म बराबर होंगे, चाहे वो एकांतर हो, सॉरी अंतः हो या बाह्य हो, अंतः या बाह्य, ठीक है। चाहे वो अंतः कोण हो, चाहे अंतः एकांतर कोण हो, चाहे बाह्य एकांतर कोण हो, दोनों की दोनों कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिएगा, देखिए एकांतर कोण कौन से हैं, अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर की बात करें तो 4 6 3 5, अंतः एकांतर 1 7 2 8, ये भी अंतः एकांतर। तो देखिएगा 1 7 लिखिएगा, 4 6 लिखिए पहले का, तो लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6। इसके बाद कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 8, ठीक है। और कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 1 बराबर कोण 7, ठीक है। ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा कि ये कैसे कोण है, ये अंतः एकांतर कोण है, नीचे वाले कैसे कोण है, बाह्य एकांतर कोण है, और आपस में इनकी प्रॉपर्टी कहती है कि आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसका है चौथा, यहां लिख देते हैं, यहां लिख दे, सॉरी तीसरा पॉइंट जो है, आइए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट कहता है, देखिएगा तीसरा पॉइंट कहता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने तिर्यक रेखा के एक ही बने कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण 180 अंश के योग के बराबर होता है। तो देखिएगा कैसे योग 180 अंश के बराबर होगा। तो देखिए तिर्यक रेखा काट रही है, एक और कैसे, देखिए 4 और 5 लिखेंगे, कोण 4 हम लिख दें क्या, लिखिएगा तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बने कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए कैसे, 4 और 5, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश होगा।
कोण 4 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5 180 बराबर होगा। कोण 3 प्लस कोण 6 180 बराबर होगा। और कोण 1 प्लस कोण 8 ये भी आपका 180 बराबर होगा। और कोण 2 और प्लस कोण 7 ये भी आपका 180 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, आप लिख लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। आपका त्रिक रेखा है, त्रिक रेखा की एक ही ओर 4 5 और 1 8 ये बन रहा है। 4 5 का योगफल 180 होगा, 1 8 का योगफल 180 होगा, 2 7 का योगफल 180 होगा और 3 6 का योगफल 180 होगा। ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा भी होगा और समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। देखिएगा अब इसके बाद कोणों की माप देखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और जब कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, सारी बातें आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखिए। ठीक है, आइए देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए अब देखिए कोणों की माप। ठीक है, आइए कोणों की माप कैसे करेंगे। कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप, कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो कोणों की माप करना है तो कोणों की माप आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। अभी तो कोणों को हमने जाना है, पहचाना है और समझा है, लेकिन अब हमें कोणों की माप भी ज्ञात करनी है। कोण हम कैसे मापेंगे, तो देखिएगा कोण हम 3 प्रकार से माप सकते हैं, 3 पद्धति से माप सकते हैं। वो पद्धति कौन सी हैं हम बताते हैं। ठीक है, आइए पहली क्या होती है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 3 प्रकार से मापा जाता है, 3 प्रकार से मापा जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार कौन से हैं। पहले क्या होती है, पहली होती है देखिए पाष्टिक पद्धति, पाष्टिक पद्धति। दूसरी होती है गतिक पद्धति और तीसरी होती है वृत्तीय पद्धति। ठीक है, पहली क्या होती है, पहली होती है पाष्टिक और दूसरी गतिक और तीसरी वृत्तीय। पाष्टिक पद्धति क्या होती है, कैसे हम इसको कोणों को मापेंगे, तो देखिए पाष्टिक पद्धति की हम देखें, देखिएगा, लिख लीजिएगा। लिखिए, इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जब एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटेंगे तब एक अंश का निर्माण होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा जब हम 90 बराबर भागों में बांटेंगे, इसको लिख लीजिए पाष्टिक पद्धति को। जब हम किसी कोण को 90 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक कोण का निर्माण होगा या 1 डिग्री के कोण, एक अंश का निर्माण होगा। और एक अंश, देखिएगा, तो एक अंश या एक हम कह सकते हैं मिनट। ठीक है, और देखिएगा प्रथम जो डिग्री होती है, पहली वाली डिग्री, पहली यानी 1 डिग्री किसके बराबर होगी, 1 डिग्री किसके बराबर होगी, 60 बराबर भागों में बटेगा। ठीक है, पाष्टिक पद्धति 90 बराबर भागों में बटेगा और 90 बराबर भागों में बटने के साथ एक अंश का 1 डिग्री कोण बनेगा, 1 डिग्री का निर्माण होगा। और 1 डिग्री को या एक अंश को हम 60 बराबर भागों में फिर से विभाजित करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, आइए 60 सेकंड बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, या ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट। ठीक है, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 60 मिनट, ऐसे 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। आगे बात वही 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री। तो वही तो बताया था मैंने, पाष्टिक पद्धति को 90 बराबर भागों में बांटा जाएगा और 90 बराबर भाग 1 डिग्री का निर्माण करेंगे। और 1 डिग्री को भी 60 बराबर भागों में बांटा जाएगा। और 60 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या हुआ कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट का निर्माण होगा, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट का निर्माण होगा। और 60 जब सेकंड 1 मिनट का निर्माण करेंगे तो 60 मिनट किसका निर्माण करेंगे, तो 60 मिनट 1 डिग्री का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो 60 मिनट 1 डिग्री का निर्माण करेंगे। और देखिएगा इसके बाद जब 1 डिग्री बन गया तो 90 डिग्री किसका निर्माण करेंगे,
90 डिग्री या समकोण किसका निर्माण करेंगे? तो 90 डिग्री किसके काम करें निर्माण करेंगे? तो देखिएगा 90 डिग्री आपका निर्माण करेगा, 90 डिग्री निर्माण करेगा एक समकोण का, एक समकोण का। ठीक है, 90 डिग्री किसका निर्माण करेगा? एक समकोण का निर्माण करेगा। तो ये है आपकी पूरी पूरी पास्टेक पद्धति। हम पहले कोण का माप है आपका पास्टेक, दूसरी गतिक, तीसरी वृत्ति। तो पहले की हमने देखा है, तो पहले कि हमने पास्टेक पद्धति को देखा है, तो इस पद्धति में हम 90 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे कोण को, और 90 बराबर भागों में बांटने का मतलब 1 डिग्री बनेगा, और डिग्री को भी हम 60 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। तो लिखेंगे आप 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, और 90 डिग्री बराबर एक समकोण। 90 डिग्री बराबर एक समकोण देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगला आइए, इसके बाद आप पद्धति कौन सी? गतिक पद्धति। ठीक है, इसके बाद लिखिए गतिक पद्धति। तो गतिक पद्धति होती क्या है? इसमें 90 का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है, यहाँ पर 100 पर वैल्यू उठाई जाती है। ठीक है, 90 का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है, यहाँ पर 100 पर वैल्यू उठाई जाती है। तो देखिएगा जब 100 पर वैल्यू उठेगी तो कैसे होगा? इस कोण को इस पद्धति में क्या करते हैं? इस पद्धति में हम समकोण को, मतलब एक समकोण को, इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, अभी तक हम एक समकोण को 90 के बराबर भाग में बांटते थे, ये था आपका कौन सी? पास्टेक पद्धति का मतलब था। अब हम गतिक पद्धति में जाते हैं तो हम एक समकोण को 100 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, जब एक 100 को बांटेंगे तो एक ग्रेड का निर्माण होगा। ठीक है, और एक ग्रेड का निर्माण करेंगे तो एक मिनट का निर्माण होगा, और इसी प्रकार से आगे भी ये देख लीजिएगा। तो देखिए लिखिएगा, इस पद्धति में समकोण को 100 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। इस पद्धति में समकोण को 100 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, जिसे ग्रेड कहते हैं, जिसे ग्रेड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। इस समकोण को हम 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो ग्रेड कहलाएगा, और एक ग्रेड को लिखिए, एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटेंगे तब वो क्या कहलाएगा? तब वो जाके कहलाएगा 1 मिनट, जिसे हम मिनट कहते हैं। अगर ग्रेड को हम 100 बराबर भागों में बांट दें तो मिनट का निर्माण होगा। ठीक है, अगर हम ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांट दें तो क्या होगा? मिनट का निर्माण होगा। और अगर हम मिनट को 100 बराबर भागों में बांटें तो वह सेकंड का निर्माण करेंगे। अगर हम मिनट को 100 बराबर भागों में बांट दें तो वो किसका निर्माण करेंगे? सेकंड का निर्माण करेंगे। देख लीजिएगा क्या है। आइए, तो 100 सेकंड बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं आप, 100 सेकंड बराबर 1 मिनट, 100 सेकंड बराबर 1 मिनट। ठीक है, इसके बाद 100 मिनट बराबर क्या होगा? 100 मिनट बराबर क्या होगा बताइए? एक ग्रेड वंशी। ठीक है, एक ग्रेड। अगर हम 100 ग्रेड की बात करें, 100 ग्रेड की बात करें तो 100 ग्रेड का मतलब क्या हुआ? 100 ग्रेड का मतलब हुआ एक समकोण, एक समकोण। तो वही तो आया था, वही हमने बताया था कि एक समकोण गतिक पद्धति में एक समकोण 100 बराबर भागों में बांटेंगे, जिसे हम ग्रेड कहते हैं। तो उल्टे से उठाइए, नीचे से उठाइए ऊपर की ओर, 100 ग्रेड एक समकोण आ गया, तो एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटेंगे, और एक ग्रेड को बांटेंगे हम 100 मिनट में, और 1 मिनट को बांटेंगे हम 100 सेकंड में। वही बात है। ठीक है, इसके बाद आइए वृत्तीय पद्धति क्या है? वृत्तीय पद्धति हम देखते हैं, लास्ट है आपकी वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति क्या है? वृत्तीय पद्धति होती है जब किसी वृत्त को हम चाप और उसकी त्रिज्या के आधार पर बांटे तो वो रेडियन कहलाती है, वही आपका वृत्तीय पद्धति कहलाती है। देखिए लिख लीजिएगा, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? वृत्तीय कोण कहलाता है। और अब कोण जब हम काटेंगे हम तो थीटा बराबर क्या होगा? चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की लंबाई, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की लंबाई। और जब एक पूरे वृत्त को त्रिज्या द्वारा काटेंगे और नापेंगे तो वही वृत्तीय पद्धति कहलाती है। इसे हम रेडियन में मापते हैं। एक रेडियन का मान 180 अंश के बराबर होता है। देखिए, जैसे हम कहें अगर पाई रेडियन करें हम तो क्या लिखेंगे हम? 180 अंश। ठीक है, 180 अंश।
1 रेडियन का है तो क्या होगा 180 बटे पाई, 180 अंश बटे 180 अंश बटे पाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। 1 रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई, ये होता है आपका रेडियन का मतलब। तो वृत्तीय पद्धति समझ गए। वृत्तीय पद्धति का मतलब होता है रेडियन, ठीक है। रेडियन में आप मापेंगे तो वृत्त को त्रिज्या और चाप के आधार पर काटेंगे, तो त्रिज्या और चाप के आधार पर कोण भी मापेंगे, ठीक है। आपने त्रिज्या खंड पढ़ा होगा 2 पाई आर बटे थीटा बटे 360, ठीक है। 2 पाई आर थीटा बटे 360 वही तो होता है थीटा बटे 360। अगर हम लगाएंगे तो थीटा का माप यहीं से निकालेंगे वृत्तीय पद्धति से, ठीक है। थीटा का मान यहीं से निकालेंगे वृत्तीय पद्धति से। बात समझ में आ रही है? स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर वृत्तीय पद्धति की हम बात करें तो आपका एक क्लॉक में भी चलता है, घड़ी के आधार पर चलाएंगे तो घड़ी पर भी हम बात करेंगे। तो घड़ी का पूरा प्रैक्टिकल हम आपको स्पष्ट रूप से दिखाते हुए चलेंगे और बताएंगे कि घड़ी में किस प्रकार की सुइयां घूमती हैं। थोड़ा सा हम रीजनिंग का पार्ट उठा लेंगे कल, ठीक है। थोड़ा सा हम क्लॉक रीजनिंग का थोड़ा सा पार्ट उठा लेंगे, 5 मिनट का पढ़ाएंगे बस केवल रीजनिंग का, और बाकी फिर अपना यही चलेगा। तो देखिएगा थोड़ा बता देते हैं। अगर यहीं से देख लीजिए, कल हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, आज हम ऐसे बता देते हैं। अगर हम ये लिख लीजिएगा 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई होता है अंश। आइए देखिएगा, अगर हम एक घड़ी की बात करें तो घड़ी कैसे बनेगी, घड़ी देख लीजिए, बना देते हैं। देखिए घड़ी कैसे बनाएंगे हम, इस प्रकार से घड़ी बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से घड़ी बनाएंगे। अगर यहाँ हमारा 12 बजता है, यहाँ पर 3 बजता है, यहाँ पर 6 बजता है, यहाँ पर 9 बजता है, ठीक है। तो देखिए जब घड़ी का पढ़ने से पहले यहाँ पर सेकंड की सुई का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता, ना ही कोई पढ़ पाता है, ठीक है। सेकंड तो बराबर घूमते रहते हैं भाई। आप थोड़ी देर के लिए टिक कर लीजिएगा, सेकंड वाली सुई में इतना अंश कोण बनेगा, तो आप लिख नहीं पाएंगे, सेकंड की सुई आगे चली जाएगी। तो कोई पढ़ भी नहीं पाता है सेकंड वाली सुई, ना इसको ज्ञात किया जा सकता है। मात्र 2 सुइयों का निर्माण यहाँ से आप अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी, घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई, घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई, ठीक है। तो देखिए आइए, जब हम घंटे वाली सुई की बात करें, घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई कैसे घूमेगी, हम कहेंगे जब ये घंटे वाली सुई पूरा, ये घंटे वाली सुई नहीं है, इतना छोटा होता है घंटे वाली सुई। जब ये घंटे वाली सुई पूरा घूमेगी तो एक डायल का निर्माण करेगी, और यही पूरा एक डायल कहलाता है। जब घंटे वाली सुई पूरा घूम जाए तो एक डायल का निर्माण होता है, और एक डायल में 360 अंश कोण बनाता है। देखिए कैसे, हम कल प्रैक्टिकल करवाएंगे, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। जब ये घंटे वाली सुई इस प्रकार से घूमती हुई ऐसे आएगी, जब इस घंटे वाली सुई ऐसे घूमती आएगी तो देखिएगा पूरा का पूरा 12 घंटा का निर्माण करेगा, पूरा का पूरा 12 घंटे का निर्माण करेगा, ठीक है। देखिए जब एक डायल पूरा बनाएगा तो यहाँ से घूम करके पूरा यहाँ आ गई, और जब सुई वहीं स्थित दोबारा फिर आ जाए तो वहां समझ जाइए 360 अंश का कोण बन रहा होगा। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं, समझ नहीं पा रहे होंगे। जब सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 360 अंश का कोण बनाएगी। 12 घंटे जब घंटे वाली सुई घूमेगी, 12 घंटे जब घंटे वाली सुई घूमेगी तब भी आपका क्या बनाएगा, 360 अंश का कोण बनाएगा। तो देख लीजिएगा, एक डायल बराबर, घंटे की सुई बात कर रहे हैं हम, एक डायल बराबर 360 अंश, 12 घंटे घूमेगी तब भी 360 का बनेगा। तब 1 घंटा में कितना बनाएगी, तो 12 घंटे में 360, तो 1 घंटा में 30 अंश। बताइए 1 घंटा में 30 अंश, 12 का भाग करिए 360 में तो आएगा 30 अंश। अब देखिएगा घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, तो 60 मिनट में भी तो 1 घंटा होता है भाई, 60 मिनट में भी 1 घंटा होता है, तो तब भी 30 अंश कोण बनाएगी। तो देखिए 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट बनाएगी, 60 से भाग करिए तो 30/60 मतलब 1/2 अंश का कोण बनाएगी, 1/2 अंश का कोण बनाएगी। तो हम पूछ सकते हैं आपसे, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो बोलेंगे घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 मतलब आधे अंश का कोण बनाएगी। अगर हम पूछे घंटे वाली सुई एक डायल में कितना अंश कोण बनाएगी, तो आप बोलेंगे घंटे वाली सुई एक डायल में 360 अंश कोण बनाएगी। अगर हम पूछे घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितने अंश कोण बनाएगी, तो आप बोलेंगे 12 घंटे में 360 अंश का कोण बनाएगी। अगर हम पूछे घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने अंश कोण बनाएगी, तब आप बोलेंगे घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 अंश कोण बनाएगी।
हम गलत, हाँ सही बोले हैं, 1 घंटे में 30 अंश कोण बनाएगी। इसके बाद अगर हम पूछे 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितने अंश कोण बनाएगी, तो 60 मिनट में घंटे वाली 30 अंश का ही कोण बनाएगी, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, वही हुआ। ठीक है, अगर इसके बाद हम मिनट की बात करें, ये लिख लीजिएगा, अगर हम इसके बाद मिनट की बात करें तो देखिएगा मिनट वाली सुई इससे थोड़ी लंबी होती है। अगर हम इसके ऐसे बना दें, ये है आपकी मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई अगर यहाँ से पूरे चक्कर लगाएगी, राउंड करेगी, तब भी क्या होगा, 360 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे मिनट वाली सुई, मिनट की सुई। अगर हम मिनट की सुई की बात करें तो देखिएगा एक डायल कितना बनाएगी, 360 अंश का बनाएगी। ठीक है, एक डायल कितना बनाएगी, एक डायल बनाएगी 360 का बनाएगी। इसके बाद 1 घंटा, अगर हम मिनट की सुई की बात करें तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट 60 मिनट या 1 घंटा में कह सकते हैं आप, 1 घंटा या 60 मिनट बनाएगी। अगर 60 मिनट घूम जाए तो कितना बनाएगी, तब भी 30 अंश बनाएगी, 360 बनाएगी, गलत बात, 360 अंश बनाएगी। तो जब भी 60 मिनट अगर पूरा राउंड घूमेगा मिनट वाली सुई, तब भी 360 बनाएगी। अगर हम 1 मिनट की बात करें, तो 360 बटे 60 करेंगे, कितना मिलेगा बताइए, 30 अंश कोण बनाएगी। तो यहां से निष्कर्ष निकल के आया। अब देखिए, अब ये नहीं कह सकते कि सेकंड में बना लीजिए, वही बात है मैं बार बार कि सेकंड में नहीं बनाया जाता कभी भी। ठीक है, सेकंड में आप नहीं बनाएंगे कभी भी। तो देखिएगा घंटे वाली सुई, याद रखिएगा, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 बनाएगी, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 30 अंश कोण बनाएगी। ठीक है, और इसके बाद मैं कल बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा क्लॉक लेके आपको, कैसे कैसे सुइयां बनती हैं, कैसे कैसे एंगल, कैसे कैसे घूमती हैं। ठीक है, छोटा सा पार्ट पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में पूरा खत्म करूंगा जी आपका टॉपिक क्लॉक वाला। ठीक है, चलता हूँ, नमस्कार।